हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बंका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A के मिसयूज़ के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक जो है रिट पिटीशन या PIL हम हाई कोर्ट में फ़ाइल करें, जिसमें हमें कुछ डायरेक्शंस मिलें ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि 498A का जो मिसयूज़ है वो जो है रुक जाए। देखिए, मैंने जब ये पोस्ट की अभी यूट्यूब अपने चैनल में और इवन मैंने लिंक्डइन में भी पोस्ट की, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला लोगों से। लिंक्डइन में मैंने पोस्ट की तो मेरे को काफ़ी एडवोकेट्स का सपोर्ट मिला इसमें, और यूट्यूब चैनल में आप लोगों का तो सपोर्ट है ही। तो दोनों जगह से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, और इवन कुछ मेल्स भी मुझे आई हैं कि कुछ लोग इसमें वॉलंटियर करना चाहते हैं, पिटिशनर बनना चाहते हैं, और कुछ एडवोकेट्स की भी मुझे मेल आई है कि जो इसमें ड्राफ्टिंग और रिसर्च में मेरी जो है बहुत हेल्प करेंगे। तो काफ़ी सपोर्ट है अभी मेरे पास, तो मैं जो है ये इनिशिएटिव जो है शुरू कर सकता हूँ। और अभी भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। 3 साल पहले मैंने ये चैनल शुरू किया था। अभी इसमें मोस्टली मैट्रिमोनियल जो है वीडियोस मैं बनाता हूँ इसमें, तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट है। तो हम 50,000 सब्सक्राइबर्स भी टच करने वाले हैं। तो अभी जो है इस टाइम में आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो है सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो इनिशिएटिव हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो है हम 498A का के लिए कुछ मिसयूज़ को रोकने के लिए कुछ डायरेक्शंस ऑनरेबल हाई कोर्ट से ले। अब इसमें जो है हमको काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट मिली थी जब हमने जो है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो जजमेंट थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें सफलता मिली थी। ये 2017 में आई थी जजमेंट, जिसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी थी कि सीधा वेलफेयर कमिटी या फैमिली वेलफेयर कमिटी का जो है गठन वो किया जाए, और वो जो है इन केसेस को देखेगा, काउंसलिंग करेगा, और अपनी जो है रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा टू मैजिस्ट्रेट या पुलिस को, और वो सारा चीज़ें जो है देखेगा कि जेन्युइन केस है या फॉल्स केस है। तो मतलब वो रिपोर्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू थी। बट ये जो फैमिली वेलफेयर कमिटी है और जो इसको पावर्स दी गई थी, इसको जो है सेट असाइड कर दिया था अगली जजमेंट में। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की ये जजमेंट थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ही थी ये जजमेंट। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमने कमिटी बनाई है वो एक तरीके से लेजिस्लेटिव डोमेन में घुसने का इंटरफेरेंस है। तो कोर्ट जो है लेजिस्लेचर को ये डायरेक्ट नहीं कर सकता कि वो जो है कमिटी बनाए और जो उसको फंडिंग दे, या जो भी मतलब डायरेक्शंस हैं, ये लेजिस्लेटिव डोमेन में। हमारा जो मेन मकसद है कि हमारा मेन मकसद इंटरप्रेट करना लॉ को, और इंटरप्रेट करके जो है तब गाइडलाइंस निकालना। तो जैसे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो गाइडलाइंस थी, जो कि अरेस्ट पे थी, जिसमें जो है 41A सेक्शन 41A CRPC का इंटरप्रिटेशन था पूरा, तो वैसी गाइडलाइंस कोर्ट निकाल सकता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। एक नया फ्रेमवर्क डिज़ाइन नहीं कर सकता कोर्ट। यानी ये कमिटी जो थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कोर्ट की डोमेन से बाहर थी। तो उसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। अब जो हमारी रिट का जो हम सोच रहे हैं, जो रिट फाइल करने का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, अगेन 498A के मिसयूज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस बनना। अरेस्ट पे जो है गाइडलाइंस आ गई हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में अरेस्ट में काफ़ी रुक गए हैं। फिर एक जोगिंदर की भी जजमेंट थी, उसमें भी जो है अरेस्ट को लेके काफ़ी गाइडलाइंस दी थी। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमें देखना है कि इसमें जो है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन 498A में होती है या नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कि पुलिस जनरली रूटीन मैनर में इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस जो है क्या करती है जी, इसमें जो है लड़की की बयान लिख लेती 161 में, और पेरेंट्स के बयान आ जाते हैं 161 में। पेरेंट्स कभी भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं होते हैं। जो भी अगर 498A की घटना अगर मैट्रिमोनियल घर के अंदर हो रही है, तो बेस्ट पॉसिबल एविडेंस कभी भी जो है 498A में कलेक्ट नहीं किया जाता। और जैसे नेबर्स हो गए या कॉमन फ्रेंड्स हो गए,
हस्बैंड वाइफ के, जिनको पता है कि रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, पेरेंट्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो है चार्जशीट सीधा फाइल कर दी जाती है। जो पेरेंट्स है वो भी एक ही स्वर में कंप्लेंट की कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप देखेंगे जितने भी 498A के केसेस होते हैं, चार्जशीट में जो पेरेंट्स की स्टेटमेंट है वो कॉपी पेस्ट होती है बेसिकली। सो यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी फेयर नहीं होती है। एक्यूज्ड का वर्जन देखा ही नहीं जाता, एक्यूज्ड का एविडेंस रखा ही नहीं जाता, एक्यूज्ड के मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इवन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं ली जाती, जबकि पुलिस के पास पावर है कि वो कलेक्ट कर सकता है एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। जो हस्बैंड का वर्जन है वो बिल्कुल जो है एज अ डिफेंस एविडेंस बाद में आता है, जब वो कई सालों का जो ट्रायल है वो फेस कर चुका होता है। क्योंकि डिफेंस तभी आएगा आपका जब आप बिल्कुल एंड में क्रॉस एग्जामिन कर चुके होगे, उसके बाद ही जो है डिफेंस वर्जन देखा जाता है कोर्ट के अंदर। पर इन्वेस्टिगेशन में जब कहते हैं कि एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है 41A में, तो उसका पर्पस ही नहीं सॉल्व हुआ जब आपने एक्यूज्ड के डॉक्यूमेंट्स या एक्यूज्ड का जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की है, ना उसके जो है जो उसने पॉइंट आउट किए विटनेसेस उनको एग्जामिन किया है। उनके बेसिस पे एक प्राइमा फेसाई ओपिनियन दे सकता है आईओ कोर्ट को कि जी केस बनता है या नहीं बनता है। 99.9% केसेस में चार्जशीट ही फाइल होती है, बी रिपोर्ट कभी फाइल ही नहीं होती है, मतलब समरी रिपोर्ट या फिर जो क्लोजर होता है वो कभी फाइल ही नहीं होता है कोर्ट में, क्योंकि हस्बैंड साइड का वर्जन ही नहीं देखा जाता है और सिर्फ एक साइड का वर्जन प्रेजेंट करके कोर्ट के सामने जो है ट्रायल के लिए केस फॉलो कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक साइड का वर्जन देखेंगे तो प्राइमा फेसाई तो केस बनेगा ही बनेगा, वो तो कोई डिनाई है ही नहीं। बट अगर आप हस्बैंड साइड का या इंडिपेंडेंट गवाह हैं उनको एग्जामिन करोगे तो वो जिनकी वेटेज ही भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है केस जो है हो सकता है कि वो ट्रायल पे ही ना जाए, इतना एविडेंस हो सकता है। तो वहाँ पे जो है हम डिस्चार्ज पे भी आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल है हमारे पास काफ़ी। एक्यूज का वैल्यूएबल राइट ऑफ चार्ज के टाइम पे वैल्यूएबल राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक ही साइड का वर्जन होता है, दूसरे साइड का वर्जन ही नहीं होता है कहीं पे भी। तो जो आई विटनेसेस होते हैं या जो विटनेसेस होते हैं जिन्होंने एक्चुअल जो वाकिफ़ हैं हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप से, वो विटनेसेस कभी जो है कोर्ट पहुंचते ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट है वो जो है ख़त्म है इसमें। और सेकेंडली ये डिले इन ट्रायल। आप देखें ये वाले केसेस जो है 7-8 ईयर्स 10 ईयर्स चलते हैं, मे बी मोर। तो इनके लिए जो है फास्ट ट्रायल होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप देखो आज की डेट में जब कोरोना के टाइम के बाद जो है ये केसेस बढ़ रहे हैं और ये केसेस सबसे ज़्यादा हैं। आप देखिए अगर इन केसेस को टारगेट करेंगे तो हो सकता है पेंडेंसी ही कम हो जाए हमारे कोर्ट्स की। तो कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी देखना पड़ेगा कि ये जो है एक्यूज को फेयर ट्रायल मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब एक हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, मैंने अभी एक पोल भी किया था रिसेंटली। मैंने पोल में ये पूछा था कि भाई मेन रीज़न क्या है आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, तो मेन रीज़न लोगों ने बताया कि जी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। अगर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है मैट्रिमोनियल होम में तो उसे क्रिमिनल कलर क्यों दिया जाता है? अगर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है तो आपको जो है फेयर ट्रायल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर लड़की को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है घर में, इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड जो है 10 साल का जो है ट्रायल फेस करे 498A का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस होता है। अगर उसके बाद 15% केसेस में कन्विक्शन होती है, 85% केसेस एक्विटल में होते हैं। अब 85% केसेस जो एक्विटल है, 10 साल अगर केस चल गया ट्रायल कोर्ट में, तो कितना बड़ा इनजस्टिस हो रहा है एक्यूज के साथ। फेयर एंड फास्ट ट्रायल जो है मूलभूत है आर्टिकल 21 के। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग जो है CRPC के जो भी मतलब प्रोविजंस हैं, उसमें जो है डायरेक्शंस कोर्ट को देनी चाहिए कि फेयर एंड फास्ट ट्रायल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है फाउंडेशन है जिस पे ये 498A केसेस जो है चल रहे हैं आज की डेट में। तो
ठीक है, अभी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर दी कि अरेस्ट का डर तो ख़त्म हो गया इसमें, बट असली चीज़ आती है ट्रायल की। बेल आपको मिल जाएगी, आपका अरेस्ट नहीं होगा, बट सबसे ज़्यादा टेंशन तो ट्रायल में ही होती है, क्योंकि आपके कई साल जो है ट्रायल में चले जाते हैं। 8 से 10 साल आप लगा के चलिए, आप पोस्ट करो ना तो और बढ़ जाएगा ये टाइम। तो वहाँ पे कुछ डायरेक्शंस की ज़रूरत है दिल्ली हाई कोर्ट से या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कि जो ये 498A का जितनी भी स्कीम है, जैसे भी ट्रायल हो रहा है, अगर जहाँ पे जो 15% जो केसेस हैं सिर्फ 15% में कन्विक्शन है, तो बाकी 85% को अगर हम फास्ट ट्रैक करके जल्दी इसको सुलझाएं, और इवन एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही अगर हम इतना स्ट्रांग हो कि केस पहुँचे ही नहीं कोर्ट तक, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आपको जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन मिली है। इन्वेस्टिगेशन में कोई मटेरियल एविडेंस ही नहीं मिला है, कोई डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं मिला, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही नहीं मिले हैं, तो वहाँ पे फिर ट्रायल चलाने का फ़ायदा क्या है? अगर आप 10 साल ट्रायल में लगे जाएं आपको और रिजल्ट वही आए कि एक्विटेड हो गया है क्योंकि एविडेंस ही नहीं है, तो प्राइमा फेसाई एविडेंस तो कोर्ट देखेगा ही ना जब आप चार्जशीट आपकी चार्जेस की टाइम पे आएगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई होगी उस पॉइंट पे, सिर्फ एक साइड का एविडेंस यानी स्टेटमेंट ऑफ वाइफ पे ही पूरा ट्रायल चल जाता है 10 साल, और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स पे ही 10 साल ट्रायल चल जाएगा, तो वो फेयर ट्रायल कैसे हुआ, फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई? तो ये एक ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम जो है ये टीम बना रहे हैं कि इसमें जो जितने भी पिटिशनर्स हैं और जितने भी लॉयर्स हैं वो हमारी हेल्प करें कि हम जो है ये रिट डालें, और इसमें जो है गाइडलाइंस हम लाएं कि जिसमें फेयर ट्रायल हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अभी हम ये दो चीज़ों पे जो है कंसंट्रेट भी कर लें तो 80% 70% केसेस कम हो जाएंगे। अगर आपके 70% केसेस भी बच रहे हैं कोर्ट में जाने से, तो कोर्ट का सिस्टम भी अच्छा जाएगा। जो जेन्युइन केसेस हैं उनमें ज़्यादा वो कंसंट्रेट किया जाएगा और उनमें जो है जल्दी डेट मिलेगी, उनमें भी फेयर ट्रायल होगा, और हम जो जो जेन्युइन केसेस हैं, जो फॉल्स केसेस हैं, उसमें भी फेयर होगा। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कोर्ट को अभी कंसिडर करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इशू है और इसमें अभी आपसे मुझे बस सपोर्ट चाहिए। आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए कि क्या मैंने जो बोला है सही बोला है, या आपको जो चाहिए इसमें 498A में, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, अपने इनपुट्स दे सकते हैं। आपको बस इनपुट देना है और इस वीडियो को शेयर करना है, यही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। अगर बहुत सपोर्ट मिलेगा तो मैं इस आइडिया से प्रोसीड करूँगा और होप्सफुली ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। तो ओनली नीड मेरे को चाहिए आपसे सपोर्ट। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे और आपको ही फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट ये है कि आपके केसेस जल्दी ख़त्म होंगे, आपके केसेस में फेयर ट्रायल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने लिए जो है करना है। मैं तो एक माध्यम हूँ जिसमें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लोगों को, बाकी प्रॉब्लम आपकी है, सोल्यूशन जो है हम दे सकते हैं, और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ सपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया में जितना ये वीडियो को फैला सकते हैं फैलाइए और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक